राजनीति बिहार से चेंज हुई, लेकिन पूरे देश में संदेशा गया कि क्या बिहार का फार्मूला कई और जगह भी लागू किया जाएगा। मोदी जी इतने डरे क्यों हैं? जब 400 पार आ ही रही थी भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद, तो बिहार में खेला करने की इतनी जल्दी क्यों थी, बेचैनी क्यों थी? लक्ष्मण जी। बहुत शुक्रिया संजय भाई, और इसके लिए भी शुक्रिया कि अपने असली सवाल पूछा है। नीतीश कुमार पर तो बात होगी और होनी भी चाहिए कि उन्होंने जो छवि गढ़ दी, एक एक ऐतिहासिक मौका उनके सामने था। अतीत की बहुत सारी सियासी चालों को किनारे रख के एक नई छवि बना देने का, क्योंकि 2024 का चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं होने वाला था। ये एक मौका था और उस मौके को भुनाने की शुरुआत भी वो कर चुके थे। अब मुझे नहीं लगता कि वो कोई सामान्य शुरुआत थी, क्योंकि उसी एक डेढ़ महीने में 17 महीने की सरकार एक डेढ़ साल के भीतर नौकरी भी देती है और जाति जनगणना जैसे मुद्दे को वो तो वो नहीं, पिटारे से बाहर निकाल देना, वो काम कर गए। और ये मुझे लगता है कोई मतलब प्लांटेड और उस तरह से नहीं था, ये गठबंधन की सरकार का दबाव था, जिस गठबंधन में आरजेडी भी है, कांग्रेस भी है, लेफ्ट पार्टियां भी हैं। यह सब कुछ करते हुए नीतीश कुमार उस ऐतिहासिक मौके के सियासी लाभ की दिशा में बढ़ रहे थे। लेकिन वो एक कहावत है ना कि त्योहार के दिन ही बच्चा मुंह फुला ले, ये बदकिस्मत बच्चा वही होता है। सब कुछ हाथ में था, आप हार जाते। वो तो एक एक शेर बड़ा मौजू है कि जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए, जंग अगर भाई से हो तो हार जाना चाहिए। अब हार जाते तो जीत जाते, लोगों के दिलों में जीत जाते, सियासत में जीत जाते। आप इतिहास की पुस्तकों में सबसे बदनाम राजनेता बन के नहीं दर्ज होते। लेकिन अब नीतीश कुमार को मुझे नहीं लगता कोई माफ करेगा, केवल इसलिए नहीं कि वो फिर से इस महागठबंधन को छोड़ के उस बीजेपी की तरफ चले गए जिसे हम नहीं पसंद करते। मामला केवल इसका नहीं है, बहुत सारे नेता पलटी मारे होंगे, लेकिन कोई मिट्टी में मिल के, जहर खा के, सब कुछ बोल के अपने लिए दस्तावेज जुटा नहीं सकता था कि इतना सब होने के बाद भी। और ये तो कमाल के नेता, 4-6 दिन नहीं हुआ होगा दही चूड़ा खाने पहुंचे थे, पिछली बार भी ठीक ऐसा ही हुआ था। तो एक तो ये पहलू इसका है, इसलिए नीतीश कुमार ने अपना सब कुछ खत्म कर दिया, वो ऐतिहासिक मौका खत्म कर दिया। और इसके पीछे जो ठोस वजह है, जो मुझे लगता है, क्रेडिट धीरे धीरे आरजेडी और गठबंधन, महागठबंधन की सरकार को मिल रही थी। शिक्षा के सवाल पर आप कम्युनिस्ट पार्टियों के स्टैंड को एकदम से नजरअंदाज कर दें तो भी ठीक नहीं है। और आरजेडी का अपना प्रतिबद्धता का चुनाव जो 2020 का उन्होंने लड़ा था, और उसके बाद जाति जनगणना वाले सवाल, इसलिए वो जो सदन में एक अकेला सब पर भारी था, अब की बार 400 पार जो होने वाला था, उनके 40 साल के 50 साल के राजनीति का सबसे केंद्रीय मुद्दा राम मंदिर उनके हाथ में था। फिर क्या जरूरत थी नीतीश कुमार को साथ लेने की? आज की तारीख तो ये ऐलान होना चाहिए था मन की बात में कि इंडिया गठबंधन का सूत्रधार गठबंधन छोड़ करके हमारी तरफ आ रहे थे, लेकिन चूंकि हम अकेले 400 पार करने जा रहे हैं इसलिए हमने उनको नहीं लिया। ये अगर एक वाक्य होता तब लगता कि सदी की सबसे बड़ी पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, दुनिया के सबसे बड़े नेता अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं। लेकिन ये नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये कि जो हुआ है उसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि उधर भी दो तरफ की चीज थी, और इसकी वजह केवल दो है, मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं। एक वजह यह है कि वो जो जाति जनगणना या नौकरी का मुद्दा, विकास का मुद्दा, जो पिछले 17 महीने में बिहार ने पूरे देश का मुद्दा बनाने की शुरुआत की, राहुल गांधी जैसे नेताओं ने उसे आगे बढ़ाने की कोशिश की, इंडिया गठबंधन जैसे इन मुद्दों पर आगे बढ़ रहा था। अमित शाह बिहार में जाकर क्रेडिट लेने को मजबूर होते हैं कि जाति जनगणना तब शुरू हुई जब हमारी सरकार थी, और वो ये कभी नहीं कहते कि बगल में उत्तर प्रदेश है, कभी एक बार नाम क्यों नहीं लेते, अब तो कई राज्यों में सरकार बनी, नाम नहीं। इस मुद्दे को
पूरी तरह से खत्म करने और कमजोर करने की साजिश के तहत नीतीश कुमार को वापस अपने साथ लिया गया है। तो एक तो ये काम होगा ही कि अब हनुमान की तरह पूरे देश में नरेंद्र मोदी अपने साथ घुमाएंगे कि भाई उनका सूत्रधार ही अब इधर आ गया, तो अब इंडी अलायंस, घमंडिया अलायंस, जो जो गालियां देते थे उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो एक साथ कहेंगे कि अब कोई चुनाव नहीं बचा है। और दूसरी तरफ वो जो वैचारिक और एजेंडे को लेकर के बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी, वो मुद्दे अब वो उसको खत्म करके सारी बातें नीतीश कुमार के मुंह से कहलवाएंगे। ये भी गौर करने की बात है। सारी बातें नरेंद्र मोदी को बोलने की भी जरूरत नहीं होगी, नीतीश कुमार को घूम घूम के बोलेंगे, क्योंकि अब उनके जीवन का उत्तरार्ध है, अब इसमें क्या होगा। लेकिन अब आखिरी मेरी कंक्लूजन की टिप्पणी, मेरा मानना है संजय दा, अब इस देश में राजनीति, अब ठीक बात है कि ईवीएम है, बिकी हुई मीडिया है, जितने जिले नहीं उसका 1.5 गुना उनकी बीजेपी की ऑफिस बन गई है। मेरे अपने मोहल्ले के 50 जगह पर भागवत कथाएं हो रही हैं, जबकि चुनाव अभी 3 महीने दूर है। बीजेपी ऐसे राजनीति कर रही है, मतलब उन उन सारी कथाओं में आखिरी में जाकर के जो राम को लाए हैं वो उनके लाएंगे गाने बजते हैं। इतने कठोर चुनाव के सामने अब लोगों को ये लगने लगा होगा कि अब तो विपक्ष लड़ नहीं पाएगा। लेकिन मुझे कई बार लगता है कि यह क्लियर हो गया चुनाव के पहले, यह भी ठीक हुआ। कम से कम अब लड़ाई आमने सामने की हो। लड़ाई ऐसे, अब अभी एक बयान वायरल हो रहा है, लालू यादव के बड़े पुराने साथी रघुवंश बाबू हुआ करते थे, अब वो नहीं रहे। उनका एक बयान वायरल हो रहा है कि अभी घरकोनवा की लड़ाई से फरियोट नहीं होगा। और दिनकर की एक कविता पढ़ते हैं, आओ देखें इस दुनिया में कौन बड़ा बलिदानी है, और किसके धमनी में खून और किसके धमनी में पानी है। तो बहरहाल कुल मिला के ये वैचारिक रूप से मैं अभी भी कहता हूं कि बिहार की राजनीति हो या देश की राजनीति हो, सामाजिक न्याय की लड़ाई को किसी नीतीश कुमार, किसी देवगौड़ा या किसी जीतन राम मांझी या चिराग पासवान से जोड़कर कतई नहीं देखा जाएगा। सामाजिक न्याय की राजनीति, जाति जनगणना का मुद्दा, संविधान बचाने की लड़ाई वैचारिक और प्रतिबद्ध लोगों के दम पर यहां तक पहुंची है। अंबेडकर के समय भी बहुत सारे लोग समझौता परस्त थे, लेकिन आज अंबेडकर नायक हैं। तो नायक वो बनता है जिसकी रीढ़ होती है, नायक वो बनता है जो विचार पर खड़ा होता है। और इसलिए मैं मानता हूं कि ये एक ऐसा दौर है जो ये लड़ाई को, क्योंकि बीजेपी देखिए अब ये काम करेगी, जितने मुद्दे नीतीश कुमार के साथ उठाए गए थे उन सबको खत्म करने की कोशिश करेगी। उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य को खड़ा किया जाता है अखिलेश यादव के खिलाफ बोलने के लिए, ताकि अगर अखिलेश यादव बोले भी तो तुरंत पिछड़ा बनाम पिछड़ा कर दिया जाए। तो ये ओबीसी से ओबीसी के खिलाफ बुलवाया जाए, इस मुद्दे के खिलाफ बुलवाया जाए। इन सारी वजहों से बीजेपी ने ये बड़ी चाल चली है। पता नहीं अब मुरेठा खुलेगा कि नहीं, क्योंकि वो तो नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री न रहने का शपथ लिया हुआ था और बगल में बैठ करके वो दे रहे हैं। जीतन राम मांझी पता नहीं क्या सोच करके वहां बगल में खड़े हैं, जबकि इतना अपमान कि भाई ऐसे थे। तो वो जो 3 लोग थे जेडीयू में, और आखिरी बात कह दूं, जेडीयू में 2 तरह के विचार के लोग हैं। एक तरफ संजय झा, अशोक चौधरी, विजय चौधरी हैं। हरिवंश बाबू से लेकर के केसी त्यागी की एक पीढ़ी है जिनको ये मैसेज मिल गया था, ईवीएम सेट है, पेगासस वेगासस की कोई बात लोग कर रहे थे, हमारे पैनलिस्ट ही हार जाएंगे चुनाव, ईडी आ जाएगा, पता नहीं कोई सीडी उडी की भी बात आजकल चलने लगी है, इससे बढ़िया बीजेपी की तरफ चले जाओ। लेकिन उसी जेडीयू में बहुत सारे वैचारिक लोग भी होंगे जो जो आज कम से कम समझेंगे, और आखिर में जनता इस बात का निर्णय जरूर लेगी। तेजस्वी यादव जैसा एक मजा हुआ नेता, एक अभी आप टिप्पणी सुनवा रहे थे, कोई हलचल नहीं, कोई उत्तेजना नहीं, कोई अतिरिक्त क्षोभ नहीं, नाराजगी नहीं, बेहद संयम के साथ केवल यही बोला कि पहले कहते थे पैसा कहां से आएगा, 17 महीने में हमने ऐसा काम कर दिया कि ये पूरी उपलब्धियां तो 17 महीने की हैं। मुझे लगता है कि मैच्योर पॉलिटिशियन की तरह, एक वैचारिक पॉलिटिशियन की तरह तेजस्वी यादव अपनी भूमिका में आए हैं। मुझे लगता है कि आगे आने वाले वक्त में इसका निर्णय जनता करेगी। और 24 की लड़ाई, मुझे अब ये बात क्लियर है, जो डर रहा है, जो हिचक गया, वो उधर जाए, और जो थोड़े से लोग हैं वह भी इधर रहें। इतिहास संख्या से नहीं, उसूलों की लड़ाई से। वो चिड़िया जंगल, मैं तो गांव में लोगों के बीच जाता हूं और ये किस्सा जब सुनाता हूं संजय भैया, आज का बहुत महत्वपूर्ण किस्सा है क्योंकि काफी वक्त हो गया। जंगल में आग लगी, चिड़िया अपनी चोंच के बूंद से पानी डाल रही थी, सारी चिड़िया हंस रही थी कि तुम्हारे एक चोंच के बूंद के पानी से जंगल की आग नहीं बुझेगी। उसने कहा
कि मैं जानती हूँ कि मेरी चोंच की एक बूंद पानी से आग नहीं बुझेगी, लेकिन इस आग का इतिहास जब लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में शामिल होगा। बुझाने वाले।